हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस में हम ग्रेविटेशन के बारे में चर्चा करते हैं कि ग्रेविटेशन के कुछ की कॉन्सेप्ट हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखना, एक थॉट प्रोसेस जनरेट करेंगे कि एक्चुअली ग्रेविटेशन पिक्चर में कैसे आया, ग्रेविटेशन है क्या चीज, और इसको स्टडी जो अपन करते हैं, जो जनरली हम ग्रेविटेशन के बारे में बोलते हैं तो कि न्यूटन ने जो सेब को गिरते हुए देखा, उसके सिर पे स्ट्राइक किया और उसने ग्रेविटेशन की खोज कर दी। ये सब अपन जनरली ऐसे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं ग्रेविटेशन को। तो एक थॉट प्रोसेस जनरेट करना जरूरी है। आई होप आपको इसको ध्यान से सुनने के बाद में एक नई थॉट प्रोसेस डेवलप होगी और आप बढ़िया तरीके से और भी अच्छे तरीके से जो है ग्रेविटेशन को आप अंडरस्टैंडिंग को बेटर कर पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं, थॉट प्रोसेस अपना शुरू करते हैं कि ग्रेविटेशन एक्चुअली है क्या चीज, कैसे पिक्चर में आया। ठीक है, तो ध्यान से सुनना वर्ड बाय वर्ड को। ग्रेविटेशन की जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है उसको मैं आपको एक जो सर्कुलर मोशन है उससे स्टार्ट करता हूं कि एक मैंने स्ट्रिंग है उससे स्टोन को मैंने बांधा, एक रस्सी से स्टोन को मैंने बांधा और मैंने सर्कुलर मोशन है वो कराना शुरू किया। या फिर आप जनरली मेलों के अंदर जो झूले वगैरह देखते हैं वहां पर जो सर्कुलर मोशन होता है, या जहां पर भी सर्कुलर मोशन आप देखते हैं, वो सर्कुलर मोशन पर्टिकुलर पार्टिकल पूरा अपना रोटेशन कर पा रहा है। दैट मीन्स एक सेंटर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, सेंटर की डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट कर रहा है जिसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे जनरली मैं आपको एक डायग्राम देखो बनाकर दिखाऊं कि एक स्ट्रिंग है इस टाइप से, यहां इसको मैंने पकड़ा हुआ है और यहां पर एक स्टोन है उसको बांध रखा है और ये सर्कुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दैट मीन्स एक सेंट्रीपिटल फोर्स है टुवर्ड्स द सेंटर जो इसको सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या पता है रिस्पॉन्सिबल है? आप इस स्ट्रिंग को कट कर दो, स्ट्रिंग को कट करते ही मान लो झूले कई बार जो है टूट जाते हैं या फिर एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, यहां टूटते ही ये डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू कर देता है। ये पार्टिकल जो अपना रोटेशन सर्कुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा था वो स्ट्रेट डायरेक्शन में सीधा निकल जाता है, मतलब वो अपना सर्कुलर पाथ को ब्रेक कर देता है। क्यों? क्योंकि वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो इस सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल था वो यहां से डिस्कनेक्ट हो गया। ये स्ट्रेट लाइन में सीधा मूव कर जाएगा जो भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अब ये एग्जांपल मैंने क्यों लिया? एक सिंपल जो अपन बोलते हैं कि अराउंड द सन जो अर्थ है वो मूव करती है, स्पेशल काइंड ऑफ सर्कुलर केस, दैट इज हम बोलते हैं कि इलिप्टिकल पाथ में ट्रेवल करती है। फिलहाल के लिए मैं जनरल केस मान के चलूं, चलो सर्कुलर पाथ में जो है ट्रेवल करती है। एक्चुअल में एक स्पेशल केस ऑफ सर्कुलर पाथ, दैट इज हम बोलते हैं कि इलिप्टिकल पाथ में ट्रेवल करती है, जो अर्थ है अराउंड द सन। बाकी प्लैनेट्स भी सन के अराउंड, पूरे सोलर सिस्टम की बात करूं तो अराउंड द सन एक पर्टिकुलर पाथ के अंदर रोटेट करते हैं, जो एक स्पेशल केस में सर्कुलर मोशन चलो बोलकर चलूंगा। अब इस सर्कुलर मोशन में ये स्टोन जो है रोटेट कर रहा है, इसी प्रकार अर्थ भी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। अगर इस सर्कुलर पाथ को, इसको मैं अर्थ मान लूं, इस जो मैंने स्टोन बोला उसको अर्थ मान लूं, और यहां पर सेंटर पर सन है, एक केस मान लिया कि यहां पर जो सन है और अर्थ इसके चारों ओर मूव कर रही है। अब ये मूव कर रही है तो यहां पर स्ट्रिंग किसने बांधी? यहां पर तो कोई स्ट्रिंग नहीं बंधी हुई है, तो ये फिर सर्कुलर पाथ में या इलिप्टिकल पाथ में मूव क्यों कर पा रही है? क्या रीजन है? कोई ना कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, जो कि इसको सेंटर की डायरेक्शन के अंदर अट्रैक्ट कर रहा है, सेंटर की डायरेक्शन में इसको फोर्स लगा रहा है। अब क्या ये अर्थ के लिए एप्लीकेबल है या बाकी प्लैनेट्स के लिए भी एप्लीकेबल है? सोलर सिस्टम के अंदर बाकी प्लेनेट भी सन के चारों अराउंड, जो अराउंड द सन बोलते हैं हम, वो मूव करते हैं सर्कुलेशन मोशन, या हम स्पेशल काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन जो है वो कंप्लीट करते हैं। केवल अर्थ के अराउंड ही नहीं, अगर मैं बात करूं मून की, तो मून सर्कुलर मोशन कंप्लीट करता है, अपना इलिप्टिकल मोशन कंप्लीट करता है अराउंड द अर्थ।
मतलब हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के अराउंड जो प्लेनेट है, अगर मैं पार्टिकल की बजाय प्लेनेट बोलूं कि एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट के चारों ओर अपना मोशन, सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा है, दैट मींस कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है इस सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कराने में। अदरवाइज सन आपको एक बार दिखा और बाद में वो सीधा ही निकल जाएगा और फिर आपको कभी भी दिखाई नहीं दिया, ऐसा हो जाए। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, एवरी रोटेशन पर आपको सन और मून है वो दिखाई देते हैं, बाकी प्लैनेट्स आपको दिखाई देते हैं, मतलब वो अपना रोटेशन कंप्लीट कर रहे हैं। अब यहां पर ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन सा फोर्स है और ये धागा किसने बांध दिया भाई? नहीं, ये कहां से आ गया? ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, क्या बोल रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, यही फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दिया जाता है। इसी सेंट्रीपिटल फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दिया जाता है। ये फोर्स कहां से आया? अब जो है न्यूटन का डिस्कशन शुरू होता है, यहां से जो ग्रेविटेशन की चर्चा होती है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स कमिंग टू द पिक्चर हो चुका है। अब जो फोर्स F है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, वो किसी भी मास के, कोई भी दो मास हो सकते हैं, कोई भी पार्टिकल्स हो सकते हैं M और कैपिटल M, या फिर M1 या M2, कोई भी पार्टिकल, जैसे ये पार्टिकल मास है, इस मास को भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो अट्रैक्ट कर रहा है तो दिख तो नहीं रहा है। ये जब लार्ज मासेज होते हैं, मास, अमाउंट ऑफ द मास बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, कितना ज्यादा? लगभग 10 की पावर 20, 10 की पावर 24, इस रेंज के अंदर, अर्थ की बात करें तो 5 × 10 बेस टू द पावर 24, हाई रेंज के अंदर मास की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, तब आपको एक्चुअल में ऑब्जर्व होता है ये फोर्स कि दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे कोई भी मास मैं अगर बोलूं, मान लो कि ये पर्टिकुलर मास है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, या ये बॉडी इटसेल्फ एक मास है, वो कैमरा को अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन वो पिक्चर में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि यहां मास की वैल्यू बहुत कम है कंपैरेटिवली। अगर मास की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा, कितनी? 10 बेस टू द पावर 24, 10 बेस टू द पावर 30, इस रेंज के अंदर पहुंच जाती है, तब आपको ये फोर्स जो है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, वो आपको एक्चुअल में ऑब्जर्व होता है। दैट फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। दैट फोर्स जो आपको एक्चुअल में इन दो मासेज के बीच में, अब यहां पर मास M1 M2 कोई नॉर्मल मासेज नहीं है, यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि ये सन है और ये अर्थ है, ये दो मास है, इन दो मास के बीच ह्यूज अमाउंट ऑफ मास है। यहां पर जो फोर्स आपको रियलाइज होता है, जो आपको एक्चुअल के अंदर आपको फील होता है, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि अपने को एक्चुअल के अंदर डेली लाइफ में ऑब्जर्व भी होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इन हैवी मासेज की वजह से जो है रिफ्लेक्ट होता है। इस फोर्स को ही बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसकी पर्टिकुलर वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, नो डाउट, Gm/r² करके हम जो वैल्यू है इसकी कैलकुलेट करते हैं। तो लेकिन आपको जनरली पता होना चाहिए कि ये फोर्स आया कहां से, कैसे पिक्चर के अंदर आया। तो ह्यूज मास होंगे तब जो फोर्स अपने को कमिंग टू द पिक्चर होता है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या चीज। उसके बाद में नेक्स्ट मैं थॉट प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करता हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर फोर्स है तो फोर्स अपने साथ में एक्सेलरेशन को भी लेके आएगा। क्या रिलेशन है फोर्स और एक्सेलरेशन का? देखना, हम जनरली लिखते हैं कि फोर्स F है वो किसकी वजह से है? चेंज इन वेलोसिटी। कोई भी मास है उसकी वेलोसिटी में अगर चेंज होता है तो उनके प्रोडक्ट को m × a को फोर्स कहा जाता है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी होती है तो एक्सेलरेशन जनरेट होगा, और उस एक्सेलरेशन को अगर मास से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो दैट कम विल F, फोर्स की वैल्यू जो हम बोलते हैं F इज इक्वल्स टू ma। ठीक है, अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स पर F की जो वैल्यू Gm/r² मैंने बोली, अब ये फोर्स F अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ये एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मतलब जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी के कारण। ये कहां से आया नया टर्म? देखना, सिंपल एक पार्टिकल है, यहां पर एक पार्टिकल है, वो एक नॉर्मल वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी में चेंज आया, अर्थ सरफेस की बात कर रहा हूं मैं। अब इसकी वेलोसिटी में चेंज आया तो हमने जो इसकी चेंज इन वेलोसिटी है उसको एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है एक बार के लिए मान रहा हूं तो एक्सेलरेशन मान लिया मैंने, रिटार्डेशन नहीं माना। अब इस एक्सेलरेशन का अगर ये स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है तो मैंने a बोल दिया। अगर ये अंडर द ग्रेविटी होता है, अंडर द ग्रेविटी कैसे? ग्रेविटी, अंडर द ग्रेविटी, यहां पर एक मास है,
इसको मैंने फ्री फॉल v इज इक्वल्स टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 से इस पार्टिकल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैंने जो है इसको फोल डाउन करवा दिया। अब यहां पर मैंने तो कोई एक्सेलरेशन दिया नहीं, यहां 0 वेलोसिटी से मैंने इसको ड्रॉप डाउन किया है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है इस पर। बावजूद इसके इसमें एक एक्सेलरेशन जनरेट हो जाता है। और क्या v इज इक्वल्स टू 0 यहां पर मैंने पुट किया, यहां पर भी v इज इक्वल्स टू 0 ही मेरे को मिलेगा। एक पर्टिकुलर वेलोसिटी यहां पर मेरे को अचीव होगी, इस पॉइंट पर एक v वेलोसिटी यहां पर जनरेट होगी मेरे पास में। ये वेलोसिटी आई कहां से, ये एक्सेलरेशन आया कहां से, कि यहां तो एक्सेलरेट किया ही नहीं बॉडी को, तो ये जो एक्सेलरेशन इस डाउनफॉल की वजह से आया वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन आया। यहां पर जो एक्ट कर रहा है वो g एक्ट कर रहा है, दैट g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसका इंपैक्ट क्या आता है, अगर मैं f की वैल्यू बोलूं, f इज इक्वल्स टू m इंटू ए, अगर यहां पर a को मैं एक्सेलरेशन g से रिप्लेस करूं तो यहां पर जो f की वैल्यू निकल के आएगी वो होगा आप फोर्स कितना लगा रहे हो इस पर्टिकुलर अर्थ सरफेस, ये है इस पर आप कितना फोर्स लगा रहे हो, उस फोर्स को ही आप बोलते हो वेट। वेट एक्चुअल के अंदर एक फोर्स है जो आप अर्थ सरफेस पे लगा रहे हो या कोई भी प्लेनेट की सरफेस पे लगा रहे हो आप, वो एक फोर्स है। आप वेट हमेशा देखना, फोर्स जो है आपका वेट W की वैल्यू आप हमेशा न्यूटन के अंदर लिखोगे, मास की वैल्यू आप केजी के अंदर लिखोगे। आप अगर बोलते हो कि आपका वेट 60 केजी है, वो एक्चुअल में 60 केजी नहीं, वो न्यूटन फोर्स की वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हो। मास कभी भी चेंज नहीं होता। जो इंटरनल मटेरियल है, जो पूरा मटेरियल, चाहे ऑब्जेक्ट आपके सामने है या ये ऑब्जेक्ट आपके सामने है, इसका मास कांस्टेंट रहता है, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। लेकिन वेट के अंदर कितना फोर्स आप डाल रहे हो वो चेंज होता है, दैट डब्ल्यू जो वैल्यू है वो चेंज होगी। कैसे चेंज होगी, क्योंकि W इज इक्वल्स टू m इंटू जी। ये g जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी इस प्लेनेट पर, अर्थ के प्लेनेट पर g की वैल्यू कुछ और है, मून पर ये g की वैल्यू कुछ और है। तो अगर g की वैल्यू चेंज होगी तो इस वेट में चेंज होगा। इसी वजह से आप कई बार देखते हो कि मून की सरफेस पे बोला जाता है कि आपका जितना वेट है उसका 1/6 ही वेट बच जाता है। मतलब कोई बॉडी पार्टिकल, अगर मान लो कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट है जिसका मास पर्टिकुलर जितना है उतना ही मून पर रहेगा, लेकिन वेट के करस्पॉन्डिंग बात करूं तो 60 केजी वेट है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट 60 केजी है, अगर उसी वेट को मून पर कैलकुलेट किया जाए तो 1/6 रह जाता है, 10 केजी आपको ऑब्जर्व होगा इन केस ऑफ मून। क्यों? क्योंकि ये g की वैल्यू चेंज हो गई। यहां पर जो g की वैल्यू हम अर्थ सरफेस के लिए बोलते हैं दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन किस में होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन है, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और ये जो m इंटू जी का प्रोडक्ट है वो कौन से फोर्स को मेजर करके देता है, जो आप इस ग्रेविटी पर लगा रहे हो, इस सरफेस पे लगा रहे हो, जो ड्यू टू ग्रेविटी के कारण आया है, दैट कॉल्ड एज वेट, जिसको आप बोलते हो कि वेट m इंटू जी। तो ये डिफरेंस मास है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है किसी भी प्लेनेट के लिए, लेकिन वेट की वैल्यू वेरी करती है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर। क्योंकि इस ग्रेविटी के पर किसी भी प्लेनेट पर आप हो, उसकी ग्रेविटी की वजह से आपने कितना फोर्स उस पर लगाया है, दैट m इंटू जी प्रोडक्ट। m इंटू जी के प्रोडक्ट को वेट कहा जाता है। ये वेरी करेगा, ये मून की सरफेस पे कुछ और होगा, अदर प्लेनेट पे कुछ और होगा, हर जो प्लेनेट वाइज ये वेरी करेगा, लेकिन एक्सेलरेशन कभी भी वेरी नहीं करेगा। एक्सेलरेशन जो पार्टिकल का जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन ग्रेविटी जी की वैल्यू अलग है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी अलग अलग होगा। क्यों होगा? क्यों? क्योंकि इस जी की वैल्यू डिपेंड किस पर करती है, जी की वैल्यू प्लेनेट पर डिपेंड करती है कि प्लेनेट की रेडियस क्या है, प्लेनेट की मास क्या है। सब रेडियस का मास और प्लेनेट का रेडियस जो है m और r की वैल्यू अलग अलग होने की वजह से इस जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में चेंज आता है। मतलब जिस कैपेसिटी से, जिस फोर्स से ये खींच रहा है कोई भी प्लेनेट, उसका मास कितना है, उसकी रेडियस कितनी है। अब अगर अर्थ के लिए 9.8 बोल रहा हूं तो ये डिपेंड करेगा इसकी रेडियस पे कि इसकी रेडियस कितनी है, इसका मास कितना है। अगर मास और रेडियस अगर मैं चेंज कर दूं अर्थ की तो यहां g की वैल्यू 9.8 से डिफर कर जाएगी। रेडियस आप कम कर दो अर्थ की या मास को चेंज कर दो, ये 9.8 वैल्यू डिफ्लेक्ट कर जाएगी।
क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी इन चीजों पर है। तो आपने एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में देखा है कि क्या डिफरेंस है चीजों में, कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है और एक्सेलरेशन क्या है, कैसे ये डिफर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें वेरिएशन कैसे होता है, कि वेरिएशन जी के अंदर वेरिएशन कैसे है। मैंने बोला 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 9.8 मीटर स्क्वायर ये सरफेस ऑफ द अर्थ पे बोला है मैंने, अर्थ की सरफेस पे बोला है 9.8। जैसे ये अगर मैं बोलूं, ये वैल्यू मैंने निकाली, यहां पर निकाली है इस पॉइंट पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां पर इस एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी के कारण है दैट इज जी, इसकी वैल्यू 9.8 इस सरफेस पे बोल रहा हूं। अगर मैं यहां से अंदर जाना शुरू कर दूं अर्थ सरफेस के डीप में, या फिर इससे ऊपर जाना एच हाइट पे जाना शुरू कर दूं, जो एच हाइट कंसीडरेबल हाइट हो, एच या डी डेप्थ है वो कंसीडरेबल हो। कंसीडरेबल का मतलब क्या कि रेडियस ऑफ द अर्थ जो हम बोलते हैं कि आर की वैल्यू 6400 किलोमीटर है, तो उस 6400 किलोमीटर के कंपेयर में एक अमाउंट हो जिसको कंसीडर किया जा सके, मतलब 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर इस टाइप हाइट ना हो, लगभग आप मान लो कि 5000 किलोमीटर 6000 किलोमीटर इतनी डेप्थ लगभग या इतनी हाइट जब हो, तब जो वैल्यू होगी एच में और डी में वो वेरिएशन आपको जी के अंदर दिखेगा। आप इतनी हाइट गेन कर लेते हो या इतनी डेप्थ गेन कर लेते हो, तब जी के अंदर आपको डिक्रीमेंट दिखेगा। इस 9.8 से वैल्यू ड्रॉप डाउन कर जाएगी। कब? जब एक अमाउंट हो जो कंसीडरेबल हो, डी या फिर एच, इस सरफेस से, मतलब मैक्सिमम जो वैल्यू हम बोलते हैं 9.8 वो इस सरफेस पे वैल्यू है 9.8, मैक्सिमम वैल्यू है 9.8 ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की। इस आउटर जो अर्थ की जो सरफेस पर, उस पर मैक्सिमम वैल्यू। अगर मैं सेंटर पर पहुंच गया, सेंटर ऑफ द अर्थ पे पहुंच गया, तो यहां पर वैल्यू ड्रॉप डाउन होकर के जीरो हो जाती है, जी इज इक्वल्स टू जीरो। इसी प्रकार से इस एच हाइट को ले जाते मैं इतना हाई अमाउंट एक्सटेंड कर देता हूं, ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर ही चला गया, तब भी जी की वैल्यू जीरो हो जाती है, जी नेग्लेक्ट हो जाता है। जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, इसकी पर्टिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी फील्ड से बाहर चले जाओ, तब जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। जी इस पर इफेक्टेड ही नहीं है। उसके बाद में जो आप कोई भी पार्टिकल मूव करोगे उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी। ऐसे ही सेंटर ऑफ अर्थ की बात करूं, अर्थ की सरफेस से ऊपर जाने पर भी या फिर डेप्थ में जाने पर भी जी जो वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन मैंने बोला है वो वैल्यू ड्रॉप डाउन करती है, कंटिन्यूअसली ड्रॉप डाउन करती है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट सबसे ध्यान। जी के वेरिएशन को हम जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है उसको पोल और इक्वेटर पर भी देख सकते हैं हम, कि पोल पर वैल्यू और इक्वेटर पर वैल्यू दोनों की जी वैल्यूज के अंदर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की जो वैल्यू होती है उसके अंदर डिफरेंस आता है। क्यों आता है? क्योंकि पाथ जो होता है, जो अर्थ जो है सन के अराउंड जो अपना पाथ फॉलो करती है, जो इलिप्टिकल पाथ होता है, इस इलिप्टिकल पाथ होने की वजह से जो यहां पर मेजर एक्सिस है और माइनर एक्सिस है उनकी रेडियस के अंदर डिफरेंस है। यहां पर ये रेडियस कौन सी, पोलर की अगर मैं बात करूं कि इक्वेटर के लिए रेडियस ये कंसीडर की जाएगी और पोल के केस में आरपी ये कंसीडर किया जाएगा। तो रेडियस ऑफ, अगर मैं पोल के केस में बात करूं तो पोल के लिए रेडियस की वैल्यू कम है और इक्वेटर के लिए वैल्यू ज्यादा है। तो रेडियस में डिफरेंस होने की वजह से जी की वैल्यू में भी डिफरेंस आएगा। तो यहां पर जी की वैल्यू अगर मैं इक्वेटर के लिए बोलूं और यहां पर मैं जी की वैल्यू अगर पोल के लिए बोलूं, तो वैल्यू जो होती है जी की वो इक्वेटर पर कम होती है और जैसे ही हम पोल की ओर मूव करते हैं तो जी की वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। इसको सिंपली आप एक ऑब्जर्वेशन करें तो देखना, हम अगर कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो इंडिया की जो ज्योग्राफी है वहां देखना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो नॉर्थ से पास करती है और ज्यादातर जो सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं वो श्रीहरिकोटा से, जो साउथ वाला रीजन है इंडिया में, जो साउथ का रीजन है वहां से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो साउथ का रीजन है वो इक्वेटर के ज्यादा पास है। इक्वेटर के ज्यादा पास होने का मतलब क्या हो गया कि वहां से आपको कम एनर्जी देने के बाद भी आप जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको क्रॉस कर जाओगे, मतलब वहां से सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा तो हमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी। हम चाहते हैं कि इक्वेटर के नियर बाई हम जो है सैटेलाइट लॉन्च करें। इसी वजह से हम जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के नॉर्थ, जो अपनी नॉर्थ है वहां से पास करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ताकि इक्वेटर के पास आए,
इक्वेटर के पास है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पर जी की वैल्यू कम होती है कंपैरेटिवली। अगर आप पोल से करना चाहो लॉन्च तो पोल से भी कर सकते हो, लेकिन वहां पर आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, आपकी एनर्जी कंज्यूम ज्यादा होगी ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करने के लिए। इसी वजह से लॉन्चिंग जो पैड है वो ज्यादातर साउथ रीजन के अंदर बने हुए हैं। तो ये जो वेरिएशन ऑफ जी है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जनरली। नेक्स्ट पॉइंट है देखना कि एटमॉस्फेयर है वो प्रेजेंट होता है, अर्थ सरफेस है वहां पर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, अदर प्लेनेट है वहां पर नहीं। लाइक मैं मून की बात करूं तो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होने का कारण क्या है, और अगर अर्थ पे प्रेजेंट है तो क्यों प्रेजेंट है, क्या रीजन है। सिंपली देखना, मैं आपको एक सिंपल जैसे अर्थ है या यहां पर मान के चलो ये अर्थ सरफेस, अगर अर्थ सरफेस से मैं एक ऑब्जेक्ट यहां से मैं थ्रू करता हूं नॉर्मल स्पीड से, तो ये जो आपने किया, अगर आप स्लो वेलोसिटी से अगर थ्रो करते हो तो आप अर्थ की दूसरी सेम अर्थ सरफेस पर पार्टिकल जो है वो आपको यहां पर ग्रेविटी के कारण वापस गिर जाएगा। अगर आपने वेलोसिटी बढ़ाई तो यहां पर पार्टिकल जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी वो बढ़ जाएगी भाई। अगर इससे भी ज्यादा वेलोसिटी से आपने इसको थ्रो किया तो ये ऑर्बिटल इसकी ऑर्बिट के अंदर जो चक्कर लगाना शुरू कर देगा। इससे भी ज्यादा आपने वेलोसिटी से, हायर वेलोसिटी से, जो बोलूंगा मैं कि एस्केप वेलोसिटी जिसको बोला जाता है, उससे आपने थ्रो कर दिया तो इस ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाएगा। ये पार्टिकल इस ग्रेविटेशनल फील्ड को, अर्थ का जो ग्रेविटेशन है उसकी वजह से जो फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, ये फोर्स F जो gm/r² है, इसकी रेंज जो है उसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड की, कहां तक ये लग रहा है। उस लिमिट को क्रॉस करने के बाद में अगर ये क्रॉस कर जाता है तो इसको बोला जाता है एस्केप वेलोसिटी, वो मिनिमम वेलोसिटी जिस पर एक क्रॉस कर जाए इसको बोला जाता है एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी अर्थ के लिए अगर हम बात करें तो v इक्वल्स टू हम बोलते हैं √2g/r। यहां पर वैल्यू जो एस्केप वेलोसिटी अर्थ के केस में 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। मतलब आप अर्थ सरफेस पर मिनिमम वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से वर्टिकली किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप थ्रो डाउन करते हो तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाएगा, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको क्रॉस कर जाएगा। सिंपली आप जनरल ऑब्जर्वेशन करना कि जब इसरो का सैटेलाइट लॉन्च होता है तो सैटेलाइट लॉन्चिंग का लाइव टेलीकास्ट होता है मोस्टली, वहां पर आप डाटा को ऑब्जर्व करना कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज ऑफ कंबंशन होती है उस टाइम पर जनरली जो वैल्यू होती है, वेलोसिटी जो जिस टाइम पर सैटेलाइट की वेलोसिटी है लगभग आप देखोगे कि 6 से 7 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड होती है, लगभग इतनी स्पीड होती है। लेकिन जो फाइनल स्टेज आती है जहां थर्ड स्टेज ऑफ कंबंशन, अगर 4 स्टेज के अंदर कंबंशन है तो लास्ट स्टेज होती है जो कंबंशन की, वहां जाने तक लगभग जो है वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड को क्रॉस कर जाती है। ये स्टार्टिंग में नहीं होता। इसरो के सैटेलाइट लॉन्चिंग को आप वापस से ऑब्जर्व करना, जब लॉन्चिंग हो रही होती है सैटेलाइट की उस टाइम पर वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी नहीं होती है, उस टाइम पर लगभग आपको 5 या 6 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड मिलेगी। लेकिन फाइनल स्टेज ऑफ कंबंशन जब सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर रहा होता है उस टाइम पर वैल्यू एस्केप वेलोसिटी के बराबर पहुंच जाती है, जिस वजह से जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको क्रॉस करके जो है सैटेलाइट है वो अपनी जो ऑर्बिट के अंदर फिक्स हो जाती है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होने का कारण क्या है, यहां पर अपना पॉइंट था कि एटमॉस्फेयर प्रेजेंट क्यों है अर्थ पे। अर्थ पे जो गैसेज हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनको पास करने के लिए, उनको एस्केप करने के लिए मिनिमम इतनी वेलोसिटी चाहिए। ये वेलोसिटी मिल नहीं पाती है, इस वजह से जो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, जो गैसेज प्रेजेंट है, वो इन्वायरमेंट यहां पर प्रेजेंट है क्योंकि एस्केप वेलोसिटी ज्यादा है। मून के अंदर प्रेजेंट क्यों नहीं है, क्योंकि मून के लिए एस्केप वेलोसिटी कम है। लगभग मून के केस में मैं बात करूं तो लगभग 2.4 किलोमीटर पर सेकंड इतनी एस्केप वेलोसिटी, मतलब इतनी वेलोसिटी भी अगर जो पार्टिकल्स हैं, गैसेस के पार्टिकल्स हैं, उनको ये वेलोसिटी भी अचीव हो जाएगी तो वो उस सरफेस को, प्लेनेट की सरफेस को छोड़ करके एस्केप कर जाएंगे। ये वेलोसिटी जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, वो अपने इंटरनल जो काइनेटिक एनर्जी होती है मोस्टली ड्यू टू कोलोजन की वजह से जो इंटरनल एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की, वहां पर उनको ये वेलोसिटी अचीव, जैसे ही वेलोसिटी अचीव
हो जाएगी तो वो उस प्लेनेट की सरफेस को छोड़कर एस्केप कर जाएंगे। एस्केप कर जाएंगे तो यहां पर इन्वायरमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। लेकिन अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी ज्यादा है, ज्यादा वेलोसिटी होने की वजह से यहां पर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है। सन के लिए बात करूं तो लगभग सन के लिए 618 किलोमीटर पर सेकंड, सबसे ज्यादा एस्केप वेलोसिटी सन के लिए होती है, लगभग 618 किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन अर्थ के लिए बात करूं तो लगभग 11.2 किलोमीटर। अगर जो गैसेज हैं उनकी एस्केप वेलोसिटी इतनी वैल्यू अचीव कर देती है तो वो गैसेज उस पर्टिकुलर जो प्लेनेट है वहां से पलायन कर जाएंगी। सिंपल सा लॉजिक है कि एस्केप वेलोसिटी का लॉजिक है एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होने का रीजन भी। एक ऑब्जर्वेशन एटमॉस्फेयर का हम देखें कि एटमॉस्फेयर जो रोटेट करता है वो भी प्लेनेट के साथ में ही रोटेट करता है। अगर मान लो कि एटमॉस्फेयर प्लेनेट के साथ में रोटेट नहीं कर रहा होता तो आप देखना कि अर्थ पर अगर आप यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट है और ये एटमॉस्फेयर इसके साथ में रोटेट नहीं कर रहा तो मान लो यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो अगर यहां पर स्टेशनरी रह जाता है और अर्थ रोटेट कर जाती है तो ये जो ऑब्जेक्ट है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर इजीली पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है कि यहां पर अगर आप जंप कर गए और आप अर्थ का रोटेशन उसको मूव करने के बाद में वापस नीचे आ गए, वो तो आप सारा एटमॉस्फेयर भी जो है वो सर्कुलेट कर रहा है, जिसकी वजह से जो है एटमॉस्फेयर का प्रेजेंस प्लेनेट के साथ में जुड़ा हुआ है, जिस वजह से जो है एटमॉस्फेयर के साथ में ही वो सारे ऑब्जेक्ट, प्लेनेट अपने साथ में एटमॉस्फेयर को लेकर के चलता है। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एटमॉस्फेयर का प्रेजेंट होने का कारण क्या है और जो मून पर प्रेजेंट नहीं होने का कारण क्या है। एस्केप वेलोसिटी मेनली यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है ना। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद में आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है, यहां पर जो आप अगर कोर्स में एनरोल करना चाहें तो आपके जनरल साइंस का भी लाइव क्लासेस चल रही हैं, जो एएलपी और जेई दोनों के लिए कंबाइंड कोर्सेज हैं। दोनों के लिए आपके सीबीटी 1 के लिए जनरल साइंस का भी लाइव चल रहा है। बाकी सारी मैथ्स, रीजनिंग और जीएस और जनरल अवेयरनेस की जो है लाइव बैच आपका शुरू हो चुका है। इसमें आप इनरोल कर सकते हैं जो भी स्टूडेंट। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।